हाँ, तो 12th क्लास देखिए बेटा, जो काव्य खंड है वो हमारा पूरा हो गया था। ठीक है बेटा, और जो गद्य खंड है उसका पहला पाठ वह शुक्ल जी का वो भी हमने पूरा कर लिया था। प्रश्नोत्तर उसके मैंने आपको कल करवा दिए थे। ठीक है बेटा, आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है बेटा, मैं इसको आपको सार बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, कि किस तरह से उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सकता है, किस तरह से जो परचेजिंग पावर होती है उसका सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खाली और जो बंद मन होता है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, किस तरह से लेखक ने इसमें क्या किया है, पैसे की व्यंग शक्ति बताई है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से लोग क्या करते हैं, बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ठीक है, और किस तरह से जो चूरन वाले भगत जी हैं, ठीक है, चूरन वाले भगत जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या किस तरह से लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं कि जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो लोग उनको भी खरीद लाते हैं। ठीक है बेटा, तो अनावश्यक चीज़ों से क्या होता है, बाजारवाद बढ़ता है, छल कपट बढ़ता है। ठीक है, लूट खसोट बढ़ती है और लोग मनमाना मूल्य भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे कौन सी प्रवृत्तियों को बल मिलता है, शैतानी प्रवृत्तियों को इससे बल मिलता है। ठीक है बेटा, और इसमें किसके बारे में बताया गया है कि खाली और बंद मन का अंतर क्या होता है। देखिए बेटा, कभी भी बंद मन किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो बंद मन होता है तो बंद मन का क्या अर्थ होता है, शून्य होता है। ठीक है, और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है कि जब क्या हो, मन खाली हो, ठीक है, और क्या हो, अपने पास पैसे हों, ठीक है, तो व्यक्ति को उस समय अपने पैसे का सही उपयोग करना चाहिए और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वही वस्तु हमें बाजार से खरीदनी चाहिए। ठीक है बेटा, और जो चूरन वाले भगत जी हैं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या करते थे भगत जी कि चूरन बेचते थे। ठीक है, जितना चूरन वो रोज़ बेचते थे उतनी ही मात्रा में अन्य दिन वो चूरन बेचते थे, और जिस दिन उनका चूरन बच जाता था, ठीक है बेटा, तो वो क्या करते थे कि उन्हें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें वो फ्री में बांट देते थे। ठीक है बेटा, क्योंकि जितनी आवश्यक होती थी, उन्हें जितनी आवश्यकता तो होती थी, ठीक है, उतना चूरन वो बेच देते थे। और जो ज़्यादा होता था, ठीक है, कभी कभी अधिक मात्रा में चूरन बन जाता था तो वो फ्री में ही उन बच्चों को बांट देते थे। ठीक है, और किस तरह से लोगों को यानी उपभोक्ताओं को शोषण से किस तरह से बचा सकते हैं, इस पाठ में इस बारे में भी बताया गया है। ठीक है, क्या बताया है लेखक ने कि उपभोक्ताओं को शोषण से किस तरह से बचा सकते हैं, कि लोगों क्या करें कि उपभोक्ता जो होते हैं वो बाहरी चकाचौंध में ना पड़े, केवल चीज़ की यानी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन्हें ही उसको खरीदनी चाहिए। ठीक है, और परचेजिंग पावर का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, बेकार की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, और क्या इसमें बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और क्या बताया गया है कि जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनका शोषण से यानी उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कानून लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उपभोक्ताओं को नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए परचेजिंग पावर का क्या करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही उपयोग उसका यानी सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो बाजार दर्शन है, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जिसके लेखक हैं, पहले हम इनका जैनेन्द्र कुमार का परिचय देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या इन्होंने बताया है। जो जैनेन्द्र कुमार है उनका जन्म कब हुआ था, सन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था, सन 1905 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1988 में हुई थी। ठीक है बेटा, उनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1988 में हुई थी। अब देखिए, जो हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य है, ठीक है, तो हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को क्या दी है, नई दिशा दी है। ठीक है, वो गंभीर चिंतक भी रहे हैं। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात यानी अपने जीवन में उतारा है। ठीक है बेटा, गांधी जी जो गांधीवादी विचारधारा है,
ठीक है। गांधी जी किसका पालन करते थे? अहिंसा का पालन करते थे, सत्यवादी विचारधारा उनकी थी। ठीक है, तो जैनेंद्र कुमार ने भी गांधी की विचारधारा को अपने जीवन में उतारा है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि कौन कौन से उनके उपन्यास थे। देखिए बेटा, जो परख है, अनाम स्वामी हैं, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। ठीक है बेटा, तो ये उनकी क्या है? प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रसन्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय, हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के क्या हैं? परिचायक हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेंद्र की दृष्टि व्यापक यानी विस्तृत रही है। ठीक है बेटा, जीवन के संबंधित जो प्रश्न हैं, ठीक है, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में जैनेंद्र कुमार की दृष्टि विस्तृत रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। क्यों महिमा मंडित किया था? क्योंकि वो क्या करते थे? गहरा चिंतन करते थे। ठीक है, चिंतनवादी उनकी विचारधारा थी। ठीक है, और जो जीवन के प्रश्न हैं उनको सुलझाने में भी उनका व्यापक दृष्टिकोण था। ठीक है, तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें क्या कहा था? भारत का गोरकी कहकर महिमा से मंडित किया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है पूरे पाठ में। ठीक है, कि प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। ठीक है, उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा चिंतन किया गया है। ठीक है, क्या किया है जैनेंद्र कुमार ने कि जो उपभोक्तावादी परंपरा बढ़ रही है, जो बाजार में बाजारूपन बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर उन्होंने गहरा चिंतन किया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। ठीक है बेटा, लेखक क्या मानता है? जैनेंद्र कुमार जी क्या मानते हैं कि बाजार किसके लिए है? बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। ठीक है बेटा, बाजार किसके लिए है? बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। परंतु वो क्या मानते हैं कि हमें केवल जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो ही बाजार से खरीदनी चाहिए, अन्य वस्तुएं हमें बाजार से नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष एवं तृप्ति के भाव जगाता है। ठीक है बेटा, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले के मन में कौन सा भाव जगाता है? संतोष और तृप्ति का भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपदा के दम प्रदर्शन का क्या बना दिया है? साधन बना दिया है। ठीक है, हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपटपन यानी छल कपट बढ़ता है। ठीक है बेटा, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? क्या जैनेंद्र कुमार जी ने इसमें बताया है कि जो लोग होते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर के बल पर जो आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं उनको भी वो वहाँ से खरीद लाते हैं। इस तरह से वो बाजार में क्या बढ़ाते हैं? छल कपट बढ़ाते हैं, और इससे कृत्रिम अभाव बनता है, यानी वास्तविकता का इसमें अभाव रहता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्या पहुंचा रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी जो खरीदने वाला है वो भी और जो बेचने वाला है वो भी अपने छल कपट के माध्यम से हमारे अर्थ यानी किसको, हमको क्या पहुंचा रहे हैं? हमारे देश की आर्थिक स्थिति को वो हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए है घातक है, यानी जो संग्रह की जो प्रवृत्ति है उसको बुरा बताया है। ठीक है, किसने? जैनेंद्र कुमार ने, कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है बेटा, किसी भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संग्रह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए है, न कि असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या वृद्धि के लिए। अब देखिए बेटा, क्या बताया है कि जो धन का दुरुपयोग करता है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है, आवश्यकता से अधिक खरीदारी करता है, वो हमारे देश के लिए क्या है? हानिकारक है, यानी लालच हमारे देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, जो बाजार होता है, जो बाजार में उपलब्ध वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए होती है? हमारी संतुष्टि के लिए होती है। ठीक है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए वो नहीं होती हैं।
ठीक है बेटा। तो अब देखिए बाजार दर्शन में किन किन पात्रों के माध्यम से, यानी जो लेखक के दोस्त हैं उनके माध्यम से और जो चूरन वाले भगत जी हैं उनके माध्यम से इन्होंने हमें क्या बताया है। ठीक है बेटा। तो देखिए बाजार दर्शन, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी मनी बैग का अर्थ इसमें क्या बताया गया है? मनी बैग का अर्थ बताया गया है पैसे की गर्मी या एनर्जी। ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जो उसके मित्र हैं वो बाजार से क्या लेने गए थे? सामान्य सी कोई छोटी सी चीज़ लेने गए थे। ठीक है बेटा। लेकिन जो उनकी पत्नी साथ में गई थी, ठीक है, लेकिन जब वो बाजार से लौटे तो उनके हाथ में क्या थे? बंडल थे बहुत सारे। ठीक है। तो उन्होंने लेखक ने क्या पूछा था कि ये क्या है? तो वो बोले कि लेने तो क्या गए थे, वो छोटी सी चीज़ लेने गए थे, लेकिन हाथ में बंडलों को देख करके लोग उसको लेखक को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। तो क्या बोला था कि ये क्या है हाथ में? तो उसने किसकी ओट ले ली थी? उसके मित्र ने अपनी पत्नी की ओट ले ली थी कि ये जो साथ में थी, यानी अपनी पत्नी के ऊपर वो डाल रहे थे कि इन्होंने ही ये सारी खरीदारी की है। ठीक है बेटा। तो आगे देखिए पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसों को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर पाल ऐसबाब मकान कोठी अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब देखिए बेटा इसमें दिखावे की प्रवृत्ति को बताया गया है। ठीक है। क्या किसको बताया गया है? दिखावे की प्रवृत्ति को इसमें बताया गया है। क्या बताया कि जिसके पास पैसा है और पैसा है और उसके पास बैंक नहीं है, बैंक में क्या नहीं है? पैसे नहीं है, मकान नहीं है, कोठी नहीं है, सामान नहीं है, माल नहीं है। ठीक है। तो ये सब यदि उस व्यक्ति के पास नहीं है तो क्या पैसा खाक है? क्या उसके पास पावर खाक है? ठीक है। यानी पैसे की दिखावटीपन पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है कि यानी जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं तो ये चीज़ें भी उस व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। ठीक है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामानों यानी इनके अलावा इनके विपरीत लोग क्या होते हैं? स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बताया गया है कि वे जो फिजूल सामान होता है उसको क्या मानते हैं? फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसों को क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। यानी इसमें धन के संग्रहण पर जोर दिया गया है कि कई लोग तो क्या है पैसे को खर्च करते हैं और दिखावटीपन पर वो विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरे में बताया गया है? दूसरी तरफ ये बताया गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल खर्ची तो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन वो पैसा संग्रहण यानी संग्रहण की प्रवृत्ति पर वो अधिक बल देते हैं। ठीक है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। ठीक है। कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। यानी जो मित्र अपनी पत्नी के साथ गए थे, ठीक है बेटा, तो वो अपनी पत्नी के साथ गए थे तो क्या ले आए थे? अपने पूरे पैसे खर्च करके सामान ले आए थे। तो उनके मित्र ने पूछा कि यह कितना सामान ले आए? तो उनके मित्र ने क्या बोला था कि पूरे पैसे खर्च हो गए हैं, अब केवल रेल टिकट के लिए ही पैसे बचे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने तब तय माना कि पैसा होता है और सामान आता, पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। ठीक है बेटा। अब लेखक ने इसमें क्या बताया है कि जो उनके मित्र ने सामान खरीदा है तो वो सामान उनकी जो किसके अनुसार नहीं आया? आवश्यकता के अनुसार नहीं आया, ज़रूरत की चीज़ों के अनुसार वो सामान नहीं आया, बल्कि जो उनके पास पैसा है यानी परचेजिंग जो पावर है उसके अनुपात में आए, उसके अनुसार आए। यानी उनके पास पैसे ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा सामान ले आए। ठीक है।
यानी परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, पैसे के बल पर कुछ सामान खरीदने की शक्ति को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उनके पास ज़्यादा पैसे थे इसलिए वो ज़्यादा सामान खरीद लाए। अब देखिए आगे, लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक का मतलब होता है बेकार में। ठीक है बेटा, जब लेखक ने उनके पास क्या देखा था, इतना सामान देखा था, तो क्या कहा था उन्होंने कि तुम इतना सब कुछ बेकार में ही ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। यानी वो किसको दोष दे रहे हैं, बाजार को दोष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बाजार में जो दुकानें होती हैं वो इतनी सज धज कर रहती हैं कि जो उनको देख कर के जो सामान नहीं खरीदे वो बेहया ही होगा, जो उसको लुभावनेपन को देख कर के उससे सामान ना खरीदे। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है, आग्रह नहीं है। आग्रह का तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण क्या होता है, मूक होता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और कितना ऐतुलित है। ओहो, अब देखिए बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बाजार इस तरीके से सज धज कर के खड़ा रहता है। ठीक है, कि जैसे सज धज कर के बैठा रहता है बाजार, इस तरीके से कि जैसे वो बुला रहा हो कि आओ और मुझ में से क्या करो, खरीदारी करो। यानी यहाँ आकर के पैसे दे करके अपना सामान ले कर के जाओ। लेकिन व्यंग रूप में क्या कह रहे हैं लेखक, व्यंग रूप में लेखक कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, आग्रह के नाम पर वो तुम्हारा तिरस्कार करता है। ठीक है, जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं वो अपने सजावटी लुभावनेपन के माध्यम से वो तुम्हें देने का प्रयास करता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। यानी क्या, जो असंतोषी व्यक्ति होता है, तृष्णा यानी जिसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, और दूसरे के पास वस्तुओं को देखकर स्वयं भी वो वस्तु खरीद लाता है, तो वो मनुष्य सदा के लिए मनुष्य को क्या बना डालता है, बेकार बना डालता है। ठीक है, क्यों बेकार बना डालता है, क्योंकि वो पूरे पैसों को दूसरे से ईर्ष्या करने की इसमें पूरे पैसों को वो खर्च कर देता है, और फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। उसको इतना खरीदने पर भी उसे शांति यानी संतोष नहीं मिलता है। ठीक है, यानी उसकी इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए एक और मित्र की बात देखिए, क्या बताया गया इसके माध्यम से। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम के वापस आए, और आए थे खाली हाथ थे। ठीक है, यानी पहले वाले मित्र ने जो सामान खरीदा तो वो परचेजिंग पावर के बल पर खरीदा था, कि किस तरीके से क्या था कि उनको छोटी सी चीज़ खरीदनी थी, लेकिन वो पूरा सामान घर पर लेकर के आए थे, यानी अनावश्यक वस्तुएं भी वो लेकर के आ गए थे। अब इन्होंने क्या किया है कि वो बाजार तो गए थे, परंतु इतनी सारी चीज़ देख करके उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें और क्या छोड़ें। अर्थात वो सभी चीज़ें लेना चाहते थे। यानी क्या कहने का मतलब है कि एक चीज़ को नहीं लेने का मतलब क्या है कि सब कुछ छोड़ देना। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया है कि देखिए, एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, और आए थे तो खाली हाथ थे। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बोले हाँ, पर यह समझ में नहीं आता कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जब दूसरा मित्र उसका वहाँ पे गया था, कहाँ पे गया था, बाजार में। जब दूसरा मित्र गया था तो जब बाजार से वो लौट करके आया था तो उसके हाथों में
कुछ भी नहीं था। ठीक है बेटा, तो लेखक ने उससे पूछा कि तुम क्या खरीदने गए थे और तुम खाली हाथ कैसे आ रहे हो? तो उसके मित्र ने क्या जवाब दिया था कि इतना सजावटीपन बाजार में था, ठीक है, कि कुछ लेने का तो मतलब था क्या कि शेष सब कुछ को, यदि मैं एक चीज़ को वो सब कुछ लेना चाहता था, ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि एक चीज़ को लेने का मतलब था सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खाली हाथ वापस लौट आया हूँ। ठीक है बेटा, तो जो आगे है उसको हम कल पढ़ेंगे।